तो कैसे हो मेरे होनहार दोस्तों, YSC एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सागर गुप्ता। आज का वीडियो है पार्ट 2 के बारे में। ये पार्ट 2 क्या है? पार्टी सिस्टम कितने टाइप का होता है, इस टॉपिक पर ये वीडियो बनेगा। पार्ट 1 नहीं देखा है ना, तो आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख लो। देख लिया है तो इस वीडियो पे डटे रहो। आज हम समझेंगे पार्टी सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, उनके क्या लाभ होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। बिल्कुल डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम समझेंगे दलीय व्यवस्था के प्रकार, और यहां पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं जो दलीय व्यवस्था है यानी कि पार्टी सिस्टम है, उसके कितने टाइप होते हैं। उसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है एक दलीय व्यवस्था यानी कि 1 पार्टी सिस्टम, दूसरा होता है 2 दलीय व्यवस्था यानी कि 2 पार्टी सिस्टम, और तीसरा होता है बहुदलीय व्यवस्था यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक दलीय व्यवस्था से। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एकल दलीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि पूरी कंट्री के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। जैसे भारत के अंदर बीजेपी है, आम आदमी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं। लेकिन अगर एक दलीय व्यवस्था होती है तो वहां पर इतनी सारी पार्टीज नहीं होती, वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है उस कंट्री के अंदर। जैसे चाइना है तो वहां पर एक ही पार्टी है, दूसरी पार्टीज नहीं है। कुल मिला के बात यह होती है कि मेन पूरी कंट्री के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, और अगर कोई दूसरी पार्टीज होती भी हैं तो वो नाम मात्र के लिए होती हैं, बहुत छोटी पार्टीज होती हैं, या फिर पेपर पर रजिस्टर्ड होती हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि एक दलीय व्यवस्था का मतलब जहां पर कोई एक ही दल होता है, एक से ज्यादा दल नहीं होते। तो इसका मतलब ये हो गया है। अब यहां पे स्टार्ट करेंगे कि हमारा ये एक दलीय व्यवस्था में हम क्या बताएंगे, उसकी क्या भूमिका है, क्या अर्थ है। तो देखो, एक दलीय व्यवस्था को एकल दलीय व्यवस्था यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। तो यहां पे हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि एक दलीय व्यवस्था को हम एकल दलीय व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो ये दोनों बातें हमें यहां पे समझ आ गई हैं। उसके बाद इसमें हमें क्या बताता है, उसके बाद ये कहता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बनाने वाला एकल राजनीतिक दल संविधान पर आधारित होता है। कुल मिला के बात यह है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, जो राजनीतिक दल बनता है, वो संविधान पर आधारित होता है। बेसिक सी बात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी वो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनेगी, बिना संविधान के तो नहीं बन सकती। यानी कि संविधान को उसे फॉलो करना ही होगा। अन्य दल जो इस व्यवस्था में अस्तित्व में आते हैं, उन्हें या तो चुनावी प्रक्रिया में सीमित भागीदारी की अनुमति दी जाती है, या फिर उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। यानी कि जो मेन पार्टी है उसके अलावा जो दूसरी पार्टीज होती हैं, ठीक है, दूसरे जो अन्य दल होते हैं, लिखा ना यहाँ पे अन्य दल यानी अदर पार्टीज होती हैं, तो उनको इलेक्शन के अंदर बहुत सीमित भागीदारी, यानी कि इलेक्शन में उनको एक तरीके से बहुत लिमिटेड काम दिया जाता है, या मैं इसको अगर और अच्छे से कहूं तो इलेक्शन में उनको नाम मात्र के लिए काम दिया जाता है, या फिर उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। ना तो ठीक से इलेक्शन में आ सकती हैं, ना ही ठीक तरीके से रह सकती हैं, और तो और उनको गैर कानूनी भी घोषित कर दिया जाता है। या फिर वो पार्टीज होती हैं तो सिर्फ पेपर पे ही रजिस्टर्ड होती हैं, नाम के लिए, उनका कोई काम होता नहीं है। फिर आता है एकल दलीय व्यवस्था, एक दल के शासन पर प्रभुत्व को व्यक्त करती है। अब एकल दलीय का मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही दल का शासन होता है, ठीक है, एक ही दल के शासन के प्रभुत्व को व्यक्त करती है। पूरी कंट्री पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की चलती है, और कोई उसके सामने कोई दूसरा बड़ा राजनीतिक दल नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात होती है। फिर आता है यह मुख्य रूप से अन्य दलों को मौजूद होने की अनुमति देता है। इसमें सत्तारूढ़ दल का सभी अन्य दलों पर प्रभुत्व होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, ये जो मेन पार्टी होती है, यानी कि जो ये एकल पार्टी होती है, ये क्या करती है, ये 1 पार्टी दूसरे पार्टीज को होने की अनुमति देती है या उनके सामने टिकती है। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो मेन पार्टी होती है, ये उन सारी पार्टीज के ऊपर अपना प्रभुत्व रखती है। देखो लिखा है ना सत्तारूढ़ दल, सत्तारूढ़ दल यानी कि वो दल जो मेन पार्टी है, और वो अन्य पार्टीज के ऊपर अपना प्रभुत्व रखती है। प्रभुत्व यानी कि अपना उसके ऊपर कंट्रोल या नियंत्रण रखती है, जो सभी राजनीतिक विरोधियों को अपने में समाहित करने का प्रयास करता है, या
बहुत ही अतिवादी स्थिति में उन सभी विरोधी दलों का दमन करता है जो स्थापित व्यवस्था में परिवर्तन के इच्छुक होते हैं। कहने का मतलब, अगर देश के अंदर मेन पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी, मेन पार्टी के अलावा जो दूसरी विरोधी पार्टीज हैं, अगर वो कुछ परिवर्तन करने का काम करते हैं, कुछ देश के अंदर चेंज लाने का काम करते हैं या पॉलिटिक्स को चेंज करने का काम करते हैं, तो ये जो वन पार्टी होती है, जो मेन पार्टी होती है, सत्तारूढ़ जो दल होता है, वो बाकी सारी पार्टीज का दमन कर देता है, उनको हटा देता है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन की पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना उपरोक्त तथ्य को प्रमाणित करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा कहां होता है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि सोवियत संघ के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है और चीन के अंदर कौन सी पार्टी है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो कहने का मतलब, चाइना के अंदर जो ये पार्टी है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये एक ऐसी पार्टी है जो पूरे चाइना पर राज करती है और इसके सामने छोटे मोटे जो दल होते हैं वो टिकते ही नहीं है या होते ही नहीं है। ऐसे ही रूस के अंदर है कम्युनिस्ट पार्टी, तो रूस के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उनकी मेन पार्टी है, यही एक राजनीतिक दल रूस पर राज करता है या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के शासन को संभालता है। अब आता है उन परिस्थितियों को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है जिनमें एक दलीय व्यवस्था अस्तित्व है। यानी कि एक दलीय व्यवस्था किन परिस्थितियों में होती है वो हमें अब समझना है। यानी कि एक दलीय व्यवस्था की क्या सिचुएशंस होती हैं। सबसे पहले, एक विचारधारा राज्य में एक दलीय व्यवस्था का आधार बनती है। देखो, एक दल का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे एक ही विचारधारा के मेंबर होंगे। तो कुल मिला के बात यह होती है कि एक ही विचारधारा के जो लोग होते हैं या एक ही विचारधारा के जो राज्य होते हैं, उन्हीं से ही एक दलीय व्यवस्था बनती है। क्योंकि सोचो कि अगर विचार ही अलग अलग होंगे तो एक दल कैसे बन पाएगा। एक दल बनने के लिए एक विचारधारा का होना जरूरी है। और सोवियत संघ जैसे देशों में मार्क्सवाद, लेनिनवाद और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता यह दर्शाने का एक अच्छा उदाहरण है। यानी कि जो सोवियत संघ के देश हैं वहां पे मार्क्सवाद, लेनिनवाद और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता ये किसको दिखाती हैं? ये वो सिचुएशंस है जिसकी वजह से एक दलीय पार्टी आती है। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल के लिए बताऊं, वर्ल्ड वॉर I के बाद आपने हिटलर का नाम सुना होगा, है ना। तो हिटलर ने जर्मनी के अंदर एक नाजी पार्टी बनाई थी। इसी तरीके से इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद का निर्माण किया था, यानी कि फांसी पार्टी बनाई थी। तो ये वो पार्टीज है जो एकल पार्टीज होती हैं। तो यहां पे ये भी बताया गया है कि जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ जैसे देशों के अंदर जो मार्क्सवाद है, लेनिनवाद है और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, ये वो सिचुएशन है जिसकी वजह से कोई एक दलीय पार्टी आती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, राष्ट्रवादी विचारधारा भी एक दलीय प्रभुत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर देश के अंदर राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब ये कि लोगों के अंदर अपने देश को लेकर देशभक्ति होना, उसको हम कहते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा। तो यानी कि अगर सभी लोगों के अंदर या सभी मेंबर्स के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा है तो उससे क्या होगा? एक दल बनेगा। क्योंकि देखो, सभी लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, तो सबकी जो विचारधारा है वो एक जैसी हो गई। इस वजह से वहां पे जो दल बनेगा वो दल कैसा बनेगा? एक दल बनेगा। वहां पे एक दल का प्रभुत्व होगा, जिसका एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया भी था, देखो यहाँ पे वापस से आ भी रहा है। जर्मनी में जो हिटलर था उसने नाजी दल का निर्माण किया, नाजी पार्टी बनाई। और इसी तरीके से जो इटली है, इटली में मुसोलिनी ने फांसीवादी विचारधारा का निर्माण किया था, यानी कि फासिज्म या फासिस्ट पार्टी का निर्माण किया था, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है, औपनिवेशिक शासन के प्रहार से स्वतंत्रता की प्राप्ति ने भी मुक्ति और स्वतंत्रता के आह्वान में प्रमुख भूमिका निभाई। अब यहाँ पे देखो क्या बात हो रही है, औपनिवेशिक शासन के प्रहार से। औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक का मतलब होता है कि जब एक देश किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो उसको औपनिवेशिक शासन कहते हैं। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो यानी कि ब्रिटेन का भारत पर क्या है? औपनिवेशिक शासन है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन के प्रहार से जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है, जब कोई देश आजाद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो विचारधारा होती है लोगों में वो एक जैसी होती है, यानी कि वहां पर नेशनलिज्म की विचारधारा होती है, जिस वजह से वहां पे एकल पार्टी का निर्माण होता है। हालांकि एक दलीय व्यवस्था को प्रकृति में इस हद तक सत्तावादी माना जाता है कि कई बार यह स्वयं अधिनायकवाद में रूपांतरित हो जाता है। देखो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि कई बार जो ये एक दलीय व्यवस्था होती है, इनको अथॉरिटी मिल गई है एक तरीके से, इन्हीं के पास सारी पावर है, एक ही पार्टी के पास सारी पावर है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये अधिनायकवादी यानी कि टोटलिटेरियन, यानी कि सारी की सारी पावर इन्हीं के पास आ जाती है, तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कुल मिला के बात ये बोली जा रही है कि ये जो एक दलीय व्यवस्था है, इसमें जो एक दल होता है उसके पास ही सारी अथॉरिटी आ जाती है और वही क्या बन जाता है, अधिनायकवाद, यानी कि सारी की सारी पावर उसके पास आती है। लेकिन यहां हमें इसे तथ्य को ध्यान रखना होगा कि सभी सत्तावादी राज्य एक दलीय शासन के अंतर्गत काम नहीं कर सकते। यहां पे देखो ये बताया गया है कि जितने भी सत्तावादी राज्य होते हैं, यानी कि ये जो सिस्टम है वो हर राज्य के अंदर काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर राज्य के अंदर या हर कंट्री के अंदर की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक दलीय या उससे अलग दल के निर्माण होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूर्ण राजशाही और सैन्य तानाशाही के उदाहरण किसी भी राजनीतिक दल के अस्तित्व को अवैध बनाते हैं। देखो, अगर मान लो कि वहां पे पूर्ण राजशाही है, यानी कि टोटल गवर्नमेंट के थ्रू ही वहां पे सारी चीजें होती हैं, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, या फिर उस कंट्री के अंदर सैन्य तानाशाही ज्यादा है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान के अंदर जो सैन्यवाद है, ठीक है, यानी कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर वहां के जो शासक लोग हैं उनसे ज्यादा वहां की सेना ज्यादा शासन करती है, यानी कि उस कंट्री पे वहां की सेना की ज्यादा चलती है। तो इसका मतलब ऐसी कंट्री जहां पर क्या है, मिलिट्रिज्म है एक तरीके से, या सैन्य तानाशाही है ना, बहुत ज्यादा वहां पे सेना की चलती है, तो उस कंट्री के अंदर एक दलीय पार्टी टिक नहीं पाती है, उसको अवैध घोषित कर देते हैं। अब आता है एक दलीय व्यवस्था के गुण और लाभ। तो यहां पे इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे, वन पार्टी सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक दलीय व्यवस्था के कारण विरोधों के अभाव में निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं, परिणाम स्वरूप शासन में दक्षता आती है। देखो यहां पे क्या बताया जा रहा है, यहां पे ये बताया जा रहा है कि एक दलीय व्यवस्था के कारण विरोधों के अभाव में, यहां पे अभाव का मतलब होता है कमी, ठीक है, अभाव का मतलब क्या है, कमी, यानी कि उस चीज का ना होना। किस चीज का ना होना, विरोधों का ना होना, यानी कि जहां पे एक दलीय व्यवस्था होती है ना, वहां पे ज्यादा विरोध नहीं होते। अब जैसे मान लो कि जहां पे बहुत सारी पार्टीज हैं, तो एक पार्टी कुछ कह रही है, दूसरी पार्टी कुछ और कह रही है, तीसरी पार्टी कुछ और कह रही है, तो ऐसे में ना क्रैशेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, जिससे क्या होता है, कोई भी डिसीजन जल्दी से नहीं लिया जा सकता। लेकिन एक दलीय व्यवस्था के अंदर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर इतने विरोध होते ही नहीं है, जिस वजह से जो निर्णय है, जो डिसीजन है, वो शीघ्रता से जल्दी से लिए जा सकते हैं और परिणाम स्वरूप शासन में दक्षता आती है, यानी कि हमारा देश के अंदर जो शासन है वो अच्छे से चलता है। नेक्स्ट आता है लंबे समय तक एक ही सरकार के रहने के कारण इसमें स्थिर राजनीतिक विकास की अधिक संभावना है। कहने का मतलब यह है कि लंबे समय तक एक ही सरकार रहती है, मतलब एक ही पार्टी है ना, वन पार्टी सिस्टम है, तो इसमें एक ही टाइप की गवर्नमेंट रहेगी, तो वहां पे ना पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब मान लो कि जैसे इंडिया में बीजेपी की सरकार आ गई, फिर मान लो आम आदमी की सरकार आ गई, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर किसी और की सरकार आ गई, तो वहां पे ना हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या पॉलिटिकल स्टेटस है, तो उसके अंदर जो हमारे देश की राजनीति है उसमें ना स्थिरता नहीं रहती, हमारी जो राजनीति है वो स्टेबल नहीं रहती, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि लंबे समय तक एक ही सरकार है, तो राजनीति का विकास ज्यादा अच्छे से हो सकता है। फिर इसके बाद आता है ये राजनीतिक अभियानों पर संसाधनों, धन और समय की बर्बादी की अनुमति नहीं देता है। देखो सिंपल सी बात है कि यहां पर पार्टी ही एक है ना, तो वो कौन से पॉलिटिकल कैंपेन चलाएगी। अगर अलग अलग पार्टी होती है तो अलग अलग पार्टी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, है ना, अलग अलग पॉलिटिकल कैंपेन चलाते हैं, कितना सारा वहां पे पैसा बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, है ना, देखते हो ना स्टेजों पे लगा लगा के भाषण देते हैं, तो वहां पे कितना टाइम, पैसा और रिसोर्सेज खराब होते हैं। लेकिन एकल पार्टी सिस्टम के अंदर या वन पार्टी सिस्टम के अंदर ये सारा का सारा जो पैसा है वो बच जाता है ना, ये सारी की सारी चीजें बर्बाद नहीं होती हैं, तो ये भी इसमें एक अच्छी बात है। विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्षों के अभाव में राष्ट्रीय एकता को सरलता पूर्वक स्थापित करती है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे एक चीज पे आपको फोकस करना है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के संघर्ष के अभाव में, देखो अभाव का मतलब मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है कमी या फिर ना होना, है ना, अभाव का मतलब क्या होता है, ना होना।
या उसको अवॉइड कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इसमें ना बहुत सारे राजनीतिक दल नहीं होते, तो ना ही वहां पे कोई संघर्ष होगा, है ना, इतनी ज्यादा लड़ाइयां भी नहीं होंगी। तो उस चीज के अभाव में राष्ट्रीय एकता को सरलता पूर्वक स्थापित कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो कोई भी क्रैशेस नहीं है, वहां पे ज्यादा लड़ाइयां नहीं होंगी, तो वहां पे क्या होगा, देश में एकता अच्छे से स्थापित की जा सकती है, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपनी अलग अलग बातें नहीं बोल रही है। तो इस वजह से एकल पार्टी अच्छी रहती है, क्योंकि जनता एक ही विचारधारा से बंधी रहती है ना। सीधी सी बात है कि अगर वन पार्टी सिस्टम होगा तो जो वन पार्टी जो कह रही है, पब्लिक का भी जो विचारधारा, पब्लिक की भी जो विचारधारा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो भी सेम रहेगी। लेकिन अगर मान लो कि अलग अलग मल्टीपल पार्टी होती हैं तो वो अलग अलग बातें करती हैं, तो इससे क्या होता है, जनता में भी जनता की भी विचारधारा वो बदलती रहती है और वहां पे एकता स्थापित नहीं हो पाती। तो यानी कि कुल मिला के बात यह कि एकता स्थापित करने के लिए भी एकल पार्टी अच्छी साबित होती है। फिर आता है यह व्यवस्था गुटबंदियों की कमियों से सर्वथा दूर है ना। गुटबंदी का मतलब क्या होता है, गुट बनाना, जैसे होता है ना, जो अपोजिट पार्टीज होते हैं, जो अपोजिशन वाले होते हैं, विरोधी पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो गुटबंदियां बना लेती हैं। गुटबंदी यानी कि ग्रुप बना लेना, ग्रुपिज्म कर लेना। जैसे अगर आपने 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास आई होप की होगी, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ एक ग्रुप बन गया था जिसको ग्रैंड अलायंस बोला गया था, है ना, ग्रैंड अलायंस। तो वो ग्रैंड अलायंस क्या था, एक प्रकार का एक ऐसा ग्रुप था जो गुटबंदी थी, है ना। दूसरी अपोजिट पार्टीज ने इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक ग्रुप बना लिया था और वहां पे क्या हो रहे थे, क्रैशेस हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पे पार्टी ही एक होती है, तो इस तरीके की गुटबंदियां नहीं हो पाती। इसमें सुदृढ़ तथा मजबूत शासन की स्थापना होती है, यानी कि यहाँ पे जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ज्यादा अच्छा होता है, मजबूत होता है। अब देखो, लेकिन कई आधारों पर एक दलीय व्यवस्था की आलोचना भी की गई है, यानी कि भाई इसकी अच्छी बातें हैं तो इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जो इसका नुकसान है, नेगेटिव पॉइंट है, वो क्या है, एक दलीय व्यवस्था में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। सीधी सी बात है, जहां पे वन पार्टी सिस्टम है तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा, वहां पे तो कोई एक ही रहेगा हमेशा, उसको कोई हटा भी नहीं सकता, है ना। जो इसे इस दृष्टिकोण में कम एकीकृत या कम इंटीग्रेटिव बनाता है, मतलब दूसरों को मौका नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एकल पार्टी सही नहीं मानी जाती है। फिर इसके बाद आता है मतदाता के रूप में जनता के पास चयन का कोई विकल्प नहीं होता, है ना, वो स्वतंत्र नहीं होते। अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमारे पास अगर बहुत सारी पार्टीज होंगी तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना कि भाई हम इसको वोट दें या उसको वोट दें। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वोट ही उसको देना है, क्योंकि पार्टी ही एक है ना। तो ये एकल पार्टी हो गया। नेक्स्ट आता है, कई बार राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग की उपेक्षा की जाती है, उन्हें मुख्य धारा की कल्याणकारी नीतियों से बाहर रखा जाता है। देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कई बार राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटी, यानी कि वो लोग जो संख्या में कम होते हैं, है ना। संख्या में कम का मतलब कि उनकी संख्या कम है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इंडिया के अंदर जो हिंदू लोग हैं, है ना, वो ज्यादा है और मुस्लिम कम है, तो इसका मतलब मुस्लिम क्या हो गए, माइनॉरिटी, है ना। तो माइनॉरिटी का मतलब क्या, जो संख्या में कम होते हैं। या फिर अब मैं पाकिस्तान का एग्जांपल लूं तो पाकिस्तान में हिंदू लोग कम हैं और मुस्लिम ज्यादा हैं, तो वहां पे पाकिस्तान में माइनॉरिटी में कौन आ गए, हिंदू लोग आ गए। तो ये समझ आ गया कि माइनॉरिटी किसको कहते हैं। तो कहने का मतलब राज्य के अंदर जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, यानी कि जो कम लोग होते हैं, उनकी क्या कर दी जाती है, उपेक्षा। उपेक्षा यानी कि उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और यहां पे क्या होता है कि जो एकल पार्टी होती है, जो एक पार्टी होती है, उसमें केवल उन्हीं लोगों की तरफ, मतलब मेजोरिटी की तरफ ध्यान दिया जाता है। ये देखा जाता है कि देश में मेजोरिटी किस टॉपिक पे आ रही है, जो मेजोरिटी की जनता है, ज्यादातर जनता किस बारे में बात कर रही है। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी कंट्री के अंदर एक ही टाइप के लोग ज्यादा होंगे और दूसरे टाइप के लोग कम होंगे, तो जो ज्यादा लोग हैं उन्हीं की बातें तो पहुंचेगी सरकार तक। और कोई वहां पे दूसरी पार्टी है भी नहीं जो एक दलीय व्यवस्था के खिलाफ ये बोले कि भाई तुम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये चीज सही नहीं होती इसके अंदर। फिर आता है सरकार की प्रकृति तानाशाही होने के कारण इसमें देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेही और शासन में पारदर्शिता का अभाव होता है। देखो सिंपल सी बात है कि अब क्या है, एक ही पार्टी सिस्टम है, तो सरकार भी ना जनता के लिए क्या है, जवाबदेह नहीं होगी। अभी क्या है
कि सरकार जो भी काम करती है तो सरकार को, जनता को जवाब देना पड़ता है कि भाई उन्होंने ये कैसे किया, क्यों किया। अगर गलत किया तो उसका भी जवाब देना पड़ता है, सही किया तो उसका भी जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहां पर सरकार ही एक पार्टी की है, तो ना तो आप उससे क्वेश्चन कर पाओगे, ना ही उस पर ब्लेम कर पाओगे, क्योंकि सरकार उसी की ही चलनी है ना। तो यहां पे क्या होता है, पारदर्शिता का अभाव होता है। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि गवर्नमेंट यहां पे बहुत सारी चीजें आपको बताती भी नहीं है, आपसे छुपा के चलती है, तो ये चीज भी इसमें सही नहीं मानी जाती है। और लास्ट लाइन क्या आती है, एक दलीय व्यवस्था के उपरोक्त दोषों के कारण एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की खोज की गई। अब मान लो कि ये जो एक दलीय व्यवस्था के अंदर जो हमने ये सारे के सारे अभी जो दोष पड़े हैं, इन्हीं दोषों के कारण क्या किया गया, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण, यानी कि भाई इसके अलावा और भी दूसरी पार्टीज होनी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मान लो एक ही पार्टी रहेगी तो वो तो तानाशाह बन जाएगी ना, वो तो अपने हिसाब से काम करेगी। तो इस वजह से एक पार्टी को कहीं ना कहीं गलत भी माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सही माना जाता है, जो मैंने भी आपको बताए थे कि इसके क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये इसके नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि इसके पॉजिटिव या नेगेटिव क्या है और एकल पार्टी सिस्टम क्या है। तो दोस्तों हमने समझ लिया पार्टी सिस्टम क्या है, उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या उसके नुकसान है, डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और अब आपको करना है मेरा एक छोटा सा काम। आपको इस वीडियो को एटलीस्ट अपने किसी एक फ्रेंड को सेंड करना है, ताकि उसको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आपको कुछ भी कहना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, या फिर मुझे वहां पे डायरेक्टली मैसेज करो, डीएम करो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है, अपनी बातें बता सकते हैं। लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। विश यू ऑल द बेस्ट।